नमस्कार दोस्तों, 12 जनवरी 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं? तो भैया 1.9 लाख केसेस से ज़्यादा आ गए हैं इंडिया के अंदर। मोलनूपिरावीर को हमारी आईसीएमआर की टास्क फोर्स ने अप्रूव करने से मना कर दिया है। मोलनूपिरावीर एक यूएस ड्रग है और ओरल ड्रग है। इसमें आपको इंजेक्शन नहीं लगता, आप पिल जैसे कि कॉम्बिफ्लाम पैरासीटामोल खाते हैं ना, वैसे मोलनूपिरावीर खाई जाती है। तो अभी के लिए इसको मना कर दिया गया है। लेने से क्यों मना कर दिया गया इसको देखेंगे। फिर ये वीआई नाम की जो कंपनी है, वोडाफोन इंडिया, इसके लगभग 35.8% शेयर्स इंडिया के पास आ गए हैं। अब ये कैसे आ गए हैं, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंडिया और साउथ कोरिया के हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है ट्रेड पर्सपेक्टिव्स को लेके, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में यूनेस्को की वेबसाइट में हिंदी पे लिखा गया वर्ल्ड हिंदी डे पे, तो इसके बारे में देखेंगे। इंडिया की पासपोर्ट रैंक 90 से 83 पे आ गई है, 90 टू 83 पे। वैसे सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि हम युगांडा जैसी कंट्री से भी पीछे हैं पासपोर्ट की ताकत में। जी हाँ, ये रियलिटी है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को एनालाइज करेंगे। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस को फिर से, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी रेंज कितनी है इसको देखेंगे। और यूएस ने अनाउंस किया $308 मिलियन की एड अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, इसलिए यूएस की एड यहाँ पे सिग्निफिकेंस रखती है। तो ये टोटल न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट किए पहली न्यूज पे आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आग पकड़ रही है। इंडिया में एक दिन में 1.9 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। इस साल सेकेंड वेव के दौरान मार्च अप्रैल के लगभग पे एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए थे, और हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते में ही जंप मार के 1.9 लाख केसेस दिन के पहुंच गए हैं। बस ये उम्मीद ही की जा सकती है कि ये बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अभी के लिए तो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो फॉर द डे एंडिंग 8 AM ऑन वेडनेसडे, 1,94,720 फ्रेश कोविड केसेस और 442 डेथ्स, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने पहुंच गए? 9,55,319। ओमिक्रॉन की टैली कहां पहुंची हुई है? 4868 पे। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, 1281। इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद दिल्ली में। टोटल जो अभी के लिए डेली पॉजिटिविटी रेट निकल के आ रहा है वो 11.05%। 11.05% का पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या होगा कि 100 लोगों की अगर टेस्टिंग हो रही है तो 11 पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। एक्टिव मतलब जिनको अभी एक्टिवली कोरोना है। टोटल पॉजिटिव केसेस कितने आए वेस्ट बंगाल में? 21,098। तमिलनाडु में नए केसेस आए 15,379। मंडे को आए थे 13,919। केरला में नए केसेस आए हैं 9,066। जीएस पेपर 2 हेल्थ में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, आपकी ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। सो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। नेक्स्ट, नो मोलनूपिरावीर आईसीएमआर टीम। देखिए, मोलनूपिरावीर को यूएस ने अप्रूव किया था एज एन ओरल पिल। आपसे एक सवाल है, मोलनूपिरावीर के साथ एक और ड्रग थी जिसको ओरल यूजेस के लिए यूएस में अप्रूव किया गया, उस ड्रग का नाम क्या है? 2 ओरल ड्रग्स आई है, एक तो मोलनूपिरावीर आई है, एक और आई है कोई। जो दूसरी वाली ड्रग है उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो। दोनों यूएस में अप्रूव हुई है। तो अभी के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 है, इसने मोलनूपिरावीर एंटीवायरल ड्रग को इंडिया के कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में इंक्लूड करने से मना कर दिया है। जो हमारी टास्क फोर्स है, इसने ये एसेस किया कि मोलनूपिरावीर कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रही है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ये जो मोलनूपिरावीर ड्रग है ना, ये वायरल म्यूटाजेनेसिस के सिद्धांत पे काम करती है। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक प्रोसेस को म्यूटेशन के थ्रू बदल देना, और इस मैकेनिज्म पे दवाई काम करती है आपकी कौन सी? मोलनूपिरावीर। तो इसमें जेनेटिक एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो ड्रग रेगुलेटर जनरल ऑफ इंडिया ने मोलनूपिरावीर को 28 दिसंबर को अप्रूवल तो दे दिया था, लेकिन नेशनल टास्क फोर्स ने मोलनूपिरावीर को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इनफैक्ट हमारे आईसीएमआर के जो चीफ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ है बलराम भार्गव साहब, इन्होंने बोला है कि मोलनूपिरावीर के बहुत मेजर सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स है। कौन कौन से सेफ्टी कंसर्न्स है? तो भाई, मोलनूपिरावीर डेवलपिंग फीटस को बर्बाद कर सकता है, डिफेक्ट ला सकता है, मसल्स को डैमेज कर सकता है। फीटस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है उसकी कोख में, जो जिसको आप फीटस बोलते हो, उसके डेवलपमेंट को रोक सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक मेल और फीमेल मोलनूपिरावीर ले रहे हैं
तो मोलनुपिरावीर लेने के साथ साथ उनको फिर कॉन्ट्रासेप्शन करना ही पड़ेगा। तो मोलनुपिरावीर आपने ले लिया और फिर उस लेडी के अंदर प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज हो गई तो भाई ये मोलनुपिरावीर उल्टे इफेक्ट लेके आ सकता है। चूंकि ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक ड्रग है, और जेनेटिक ड्रग है तो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर को सही करता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन। और आपको पता ही है कि जब एक बच्चा पैदा होता है या नई मसल बनती है तो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो उस जेनेटिसिटी के साथ इंटरफियर कर सकता है मोलनुपिरावीर, इसलिए इसको डेंजरस बताया जा रहा है। आईसीएमआर की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली एपेक्स बॉडी है इंडिया की फॉर फॉर्मुलेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है दुनिया की। इसका मैंडेट है टू कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट मेडिकल रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ट्रांसलेटिंग मेडिकल इनोवेशंस इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड इंट्रोडक्टिंग देम इनटू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इसको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जीनस पेपर 2 हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट सेट टू बिकम लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन। देखिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको समझाया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अ यूजेज एंड लाइसेंसिंग फी दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नेटवर्क का फोन इस्तेमाल करते हो, रिलायंस जियो का इस्तेमाल करते हो, एयरटेल का इस्तेमाल करते हो, जो वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है ना, जो आवाज आती है, आप हेलो बोलते हो मोबाइल पे, तो वो जो आवाज का ट्रांसफर होता है उसके लिए इन पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनीज की वेव स्पेक्ट्रम होता है। वो वेव स्पेक्ट्रम भारत सरकार से खरीदना पड़ता है इन कंपनियों को, और उसके लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करना पड़ता है भारत सरकार को। किसको पे करना पड़ता है? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को। ये भारत सरकार की एजेंसी है। तो चार्जेस यहाँ पे एक तो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस है, दूसरे लाइसेंसिंग फीस है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस लगभग 3 से 5% है, लाइसेंसिंग फीस लगभग 8% है। अब ओवरऑल ये पैसा यहाँ पे वोडाफोन इंडिया आइडिया नाम की कंपनी दे नहीं पाई है सरकार को। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक स्कीम निकाली गई थी लास्ट अक्टूबर, यूनियन कैबिनेट ने टेलीकॉम रिफॉर्म्स पैकेज क्लियर किया था, और उसमें बोला था कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना, लिक्विडिटी को इंप्रूव करना। इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज को 4 साल का पीरियड दिया गया था कि ठीक है भाई 4 साल के पीरियड में आप स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज क्लियर कर दो, और अगर आप ड्यूज क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप अपने कंपनी के शेयर्स को भारत सरकार को भी दे सकते हो। मतलब जो आपका डेप्ट है ना, डेप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड इंटरेस्ट, इसको आप इक्विटीज में भी बदल सकते हो। तो फिलहाल के लिए वोडाफोन आइडिया यही तरीका अपना रहा है। तो जो भारत सरकार को टैक्स देना है इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसको आप स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, लाइसेंसिंग फी भी कहते हो, ये जो पैसा देना है वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को, वो पैसा वोडाफोन आइडिया दे नहीं पा रहा है। तो वोडाफोन आइडिया अब अपनी इक्विटीज दे रहा है भारत सरकार को, और इसके चलते भारत सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 35.8% इक्विटी पहुंच रही है। और इसी रास्ते से टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की भी 9.5% इक्विटी भारत सरकार के पास पहुंच रही है। तो अब तक भारत सरकार देखिए 2 कंपनियों का मालिक था टेलीकॉम सर्विसेज में, एक तो भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये दोनों ही सरकारी कंपनियां। अब 2 प्राइवेट कंपनीज में भी स्टेक मिल गए भारत सरकार को, एक तो मिल गया है वोडाफोन आइडिया में और दूसरा मिल गया है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड TTML में। समझ गए? तो ये इक्विटीज मिल रही है, और मोस्ट प्रोबब्ली भारत सरकार स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू इन इक्विटीज को अपने पास लेगा या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू लेगा। हाँ, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भारत सरकार इन इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंशियल शेयर्स में कन्वर्ट करे। अब आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है प्रेफरेंशियल शेयर्स में कन्वर्ट करें? तो देखिए इक्विटीज भी बहुत प्रकार के होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स में कुछ फायदे होते हैं कि कल की डेट में अगर वोडाफोन आइडिया बैठ जाती है, बंद हो जाती है, तो जब इसके एसेट्स को बेचा जाएगा तो जिसके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसके उधार को पहले चुकाया जाएगा। इक्विटी तो ओनरशिप होती है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड, अब उस कंपनी में मान लीजिए मैंने, ठीक है ना, हर्षित द्विवेदी ने, मैंने इक्विटी खरीद रखी है, और मेरे किसी के स्टूडेंट राहुल ने मान लो कि उसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा उधार दे रखा है। तो जब वो ABC कंपनी बर्बाद हो जाएगी और उसका आप कह लो ना कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा, डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं कहना चाहिए, जब उसके सारे उधार वगैरह चुकता किए जाएंगे, ठीक है ना, उसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाएगी, तो जिसने उधार दिया, मेरे स्टूडेंट राहुल ने डेप्ट दिया, उधार दिया, तो राहुल को पैसा पहले मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा, क्योंकि मैंने ओनरशिप ली थी इस कंपनी में। तो इक्विटी शेयर्स को भारत सरकार नहीं लेना चाह रही है। मोस्ट प्रोबब्ली भारत सरकार प्रेफरेंशियल शेयर्स में अपने स्टेक को कन्वर्ट करेगी,
ताकि कल की डेट में अगर वोडाफोन आइडिया बैठ जाता है, बैंकरप्ट होता है, तो उस केस में वोडाफोन आइडिया के जब एसेट्स बटेंगे तो भारत सरकार को पहले पैसा दे दिया जाएगा, अगर भारत सरकार के पास प्रेफरेंशियल शेयर होगा तो। अभी के लिए जो दो मेन प्रमोटर थे वोडाफोन आइडिया के, एक तो वोडाफोन ग्रुप था, इसके पास 28.5% स्टेक्स थे, और एक आदित्य बिरला ग्रुप था, इसके पास 17.8% स्टेक थे। मतलब अब होंगे, पहले आदित्य बिरला ग्रुप के पास थे 27.7% शेयर और वोडाफोन आइडिया के पास थे 44.3% शेयर। अब भारत सरकार के पास 35.8 जा रहे हैं, तो आदित्य बिरला और वोडाफोन के कम होंगे ना, तो वोडाफोन के अब हो जाएंगे 28.5 और आदित्य बिरला के हो जाएंगे 17.5, और इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब अभी के लिए यहाँ पे बदला जाएगा। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें शेयर होल्डर्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट अभी के लिए बदला जाएगा। तो भारत सरकार को 35.8% का स्टेक मिल गया है वोडाफोन आइडिया में। अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज है, ये तो भाई आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया पासपोर्ट रैंक इंक्रीज टू 83 फ्रॉम 90। भैया 2021 के पहले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में इस बार 2022 के आप कह लीजिए पहले क्वार्टर में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग सुधरी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये पहला क्वार्टर पासपोर्ट का है, इकोनॉमी का नहीं है। इकोनॉमी का 2022 का पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो ये 2022 का पहला क्वार्टर मतलब जनवरी से शुरू होगा। पासपोर्ट वगैरह की रैंक कैलकुलेट करने में क्वार्टर्स अलग होते हैं। तो 2021 के पहले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2022 के पहले क्वार्टर में इंडिया की रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंप्रूव हुई है, 83 नंबर पे आ गई है। पिछले साल ये 90 नंबर पे थी। 2020 में इंडिया की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग 84 नंबर पे थी। 2016 में इंडिया की रैंकिंग थी 85 नंबर पे। जब 85 नंबर पे थी तो माली और उज्बेकिस्तान के बराबर थे। टॉप पे कौन चल रहा है दुनिया में? जापान और सिंगापुर। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन साओ टोमो और प्रिंसिपे नाम की जो कंट्रीज है ना, साउथ अफ्रीका, उनके बराबर। हम रवांडा और युगांडा से पीछे, सोचिए हम रवांडा और युगांडा जैसी कंट्रीज से पीछे हैं पासपोर्ट रैंकिंग की स्ट्रेंथ में। अगर आप देखो तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस हिसाब से एक पासपोर्ट की ताकत को रैंक करता है, तो उस पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, उस पासपोर्ट को रखने वाले जो लोग हैं, वो कितनी डेस्टिनेशंस जा सकते हैं बिना किसी वीजा लिए। और इसके लिए जो डाटा लिया जाता है वो लिया जाता है आयाटा से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। इंडिया के पास अभी के लिए वीजा फ्री एक्सेस है 60 कंट्रीज का, जिसमें से लेटेस्ट एडिशन है ओमान और अर्मेनिया। ये दो ऐसी कंट्रीज है, ओमान और अर्मेनिया, जहां पे इंडियंस विदाउट वीजा जा सकते हैं। 2006 से लेके अब तक 35 कंट्रीज एक्स्ट्रा ऐसी जुड़ी हैं इंडिया की लिस्ट में, जहां पे आप विदाउट वीजा जा सकते हो, प्रायर वीजा लिए बिना, ठीक है। 2006 में लगभग 57 कंट्रीज ऐसी थी जहां पे आप वीजा फ्री जा सकते थे। देखिए दो चीजें यहां पे काउंट होती है, एक तो आप कहीं जा रहे हो उसके लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है, दूसरा वहां पहुंचे और आपको ऑनरेबल वीजा मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान है, अभी ईरान में आपको जाने के लिए वीजा की जरूरत है, लेकिन आप जैसे ही ईरान के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें काउंट होती हैं ओवरऑल एक पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को निकालने में। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप बाकी कंट्रीज को देखोगे, जैसे स्वीडन और यूएस के जो पासपोर्ट होल्डर्स है ना, वो 180 कंट्रीज में जा सकते हैं वीजा फ्री, और आप उससे इंडिया को कंपेयर कर लो तो इंडिया के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो ये वर्ल्ड के पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है इस बेसिस पे कि भाई बिना वीजा आप कितनी कंट्री में जा सकते हो, कहां कहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है, इन सब चीजों के आधार पर। इसको बनाया था डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन ने, ये चेयरमैन थे हेनली एंड पार्टनर्स के, और रैंकिंग दी जाती है उस डाटा के हिसाब से जो आयाटा प्रोवाइड करता है। आयाटा इज द मेंटेन करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस ऑफ ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। 2006 में ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया था 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स के द्वारा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल इंडेक्सेस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट टेस्ट फायर्ड। तो ब्रह्मोस का C2C वेरिएंट टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस का C2C वेरिएंट यहां पे टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस नाम की जो मिसाइल है ना, ये इंडिया और रशिया ने ज्वाइंट कोलैबोरेशन के अंदर बनाई है, और अभी के लिए जो ब्रह्मोस की मैक्सिमम लिमिट है वो 290 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया 290 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी वैल्यू वो रेंज नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता है इंडिया, लेकिन अभी इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम की जो भी आप कह लो प्रोविजंस है उससे बंधा हुआ है।
अगर आप देखो तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम की मतलब मेंबरशिप ली थी इंडिया ने जून 2016 में, और मेंबरशिप के बाद इंडिया कह रहा है कि फेजेस में हम ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको 450 किलोमीटर करेंगे, आगे 600 किलोमीटर करेंगे। अभी के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के प्रोविजंस के हिसाब से ब्रह्मोस की मैक्सिमम रेंज इंडिया ने रखी है 290 किलोमीटर। तो इसका C2C वर्जन अभी हमने यहाँ पे टेस्ट किया है। कहां से टेस्ट किया है? INS विशाखापट्टनम से। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब एक प्रॉपर शिप, एक प्रॉपर मिलिट्री शिप है। 7400 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ द 4 इंडिजीनियसली डिजाइंड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के अंदर पहला INS विशाखापट्टनम है। बाकी 3 कौन से हैं जरा पता करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा आप भी अपने दिमाग पे जोर डालिए। ब्रह्मोस को बनाया किसने मिसाइल को? तो DRDO इंडिया और रशिया की फेडरेशन NPO मशीनोस्ट्रेनिया ने मिलकर बनाया है। 2 नदियों के नाम पे पड़ा है ब्रह्मोस का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया की और रशिया की मॉस्कोवा नदी जो कि उनकी कैपिटल सिटी मॉस्को से बहती है। ये जो टेक्नोलॉजी है इस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस में, ये रशिया की P800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल की है, ठीक है, और रशिया की स्की स्किमिंग क्रूज मिसाइल की है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी है ब्रह्मोस की 250 से 300 किलो, और न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये कैरी कर सकती है। और इंडिया में सारे 3 सर्विसेज ने इसको इम्बाइब कर लिया है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो। और इंडिया के अंदर चाहे ग्राउंड लॉन्चर हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे सरफेस वॉरशिप हो, चाहे सबमरीन हो, हर जगह से ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है। जिस पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज, यूनेस्को टू हैव हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट। इंडिया का जो परमानेंट डेलीगेशन है यूनेस्को में, उसने अनाउंस किया है ऑन वर्ल्ड हिंदी डे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड हिंदी डे कब आता है, ठीक है, और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब आता है, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब आता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में सब लिख के बताओ। तो भाई ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो वेबसाइट है, वहां पे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में जो जानकारी होगी वो हिंदी में पब्लिश होगी। ये यहाँ पे रिसेंटली हुआ है, इसलिए हम इस न्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया रिसेंटली ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट हुआ है 4 सालों के लिए, और इसके दम पे हम इंडिया की हार्ड पावर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ही आप देखोगे कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट पे इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनका डिस्क्रिप्शन हिंदी में दिया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसमें 21 स्टेट पार्टी होती है, ओके, और ये 21 स्टेट पार्टी समय समय पे मिलती है। अभी के लिए इंडिया भी इसमें है, समय समय पे इलेक्ट होकर 21 स्टेट पार्टी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में आती हैं। ये जो कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको अडॉप्ट किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को के द्वारा 1972 में। तो अर्थ में जहां जहां पे भी यूनिवर्सल वैल्यू की चीजें हैं, फॉर मैनकाइंड की हेरिटेज की चीजें हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है ये कमिटी। अगर आप देखो तो दुनिया में ऐसी बहुत सी नेचुरल और कल्चरल साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे लिस्ट किया गया है, ओके। और जो कमिटी है, कौन सी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वो कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करती है। कौन सा कन्वेंशन? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। और ओवरऑल इसके अंदर जो साइट्स रिकॉग्नाइज की हैं उनको पूरी दुनिया में प्रिजर्व किया जाता है। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? ये एक ऐसा लैंडमार्क है, एक ऐसा एरिया है जिसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा। इसको एडमिनिस्टर करता है यूनेस्को। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ये कल्चरल वैल्यू के लिए, हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए, साइंटिफिक वैल्यू के लिए, किसी और वैल्यू के लिए आइडेंटिफाई की जाती है। इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो भाई देखिए, शुरुआत में तो आई थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल। 1983 का जो सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, सबसे पहली साइट जो इंडिया की तरफ से गई थी वो ये 4 थी। जो लेटेस्ट साइट इंडिया की तरफ से गई है वो है ढोलावीरा, गुजरात, 2021 में। जुलाई 2021 तक अगर आप देखोगे तो हमारे देश के जितने भी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें से 19 में आप देखोगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, 5। तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है 40, जिसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। ये एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नेचुरल भी है, कल्चरल भी है, ये कौन सी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ।
इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा छठे नंबर पे नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी कंट्री में, मैं पहले बता चुका हूं, हालांकि फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिस पेपर टू इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया डिस्कसेस ट्रेड बैरियर्स विद साउथ कोरिया। तो भैया इंडिया और साउथ कोरिया ट्यूसडे को मिले और उन्होंने बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात की, कुछ निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने की बात की, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे दस्तखत जल्दी से जल्दी किए जा सके। फिर यहाँ पे इंडिया के जो बोवाइन मीट एक्सपोर्टर्स हैं, जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं और साउथ कोरिया के मार्केट में बेचना चाहते हैं, इनको जिस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी यहाँ पे हमारे इंडियन साइड ने हाईलाइट किया है। तो जो दोनों मिनिस्टर्स थे इंडिया साउथ कोरिया के, वो मिले, स्पिरिट ऑफ ओपननेस के साथ बात की, दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे के मार्केट में एक्सेस पाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसकी भी बात हुई, सेपा के एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहाँ पे बात हुई। नई दिल्ली ने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें बोवाइन मीट साउथ कोरिया के मार्केट में बेचना दिया जाए। 2019 में रिक्वेस्ट हुई थी, 2021 में इसको अपग्रेड किया गया है, लेकिन साउथ कोरिया का ये बोलना है कि इंडिया के जो बोवाइन मीट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अगर साउथ कोरिया के मार्केट में मीट बेचना है तो पहले वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ से क्लियरेंस लेके आए। ये क्लियरेंस अभी के लिए इंडिया के पास नहीं है। इंडिया क्या लॉजिक दे रहा है, इंडिया बोल रहा है कि भाई देखिए हमारा मीट ऑलरेडी मॉरिशस में बिक रहा है, ब्रूनेई में बिक रहा है, मालदीव में बिक रहा है, शेचेस में बिक रहा है, फिलीपींस में बिक रहा है, और हमारे मीट में किसी भी प्रकार का फुट एंड माउथ डिजीज की कंप्लेन निकल के नहीं आई है, तो आप हमारा मीट क्यों नहीं खरीद रहे हो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर इंडिया चाहता है कि इंडिया के ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, एरल्स, एग प्लांट्स ये भी कोरिया में बिके, प्लस इंडिया के जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो कोरिया के कॉलेजेस में जाके पढ़ाएं। ठीक है, इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो भी कोरिया में जाके नौकरी करें। तो इन सब चीजों के लिए इंडिया पुश कर रहा है कोरिया के साथ। कोरिया खुद अपनी टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन मार्केट का एक्सेस मांग रहा होगा और इसके लिए चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अपग्रेडेड सेपा अगर साइन हो जाता है तो दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड कोरिया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने आरसीईपी जैसे अरेंजमेंट्स को ज्वाइन नहीं किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो हमें सेपा जैसे एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो रिसेंट ईयर्स में बहुत स्ट्राइड्स यहाँ पे देखने को मिले, मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हो गए, सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल गुडविल और हाई लेवल एक्सचेंजेस देखने को मिले हैं इंडिया कोरिया के रिलेशन में। बायलैटरल कंज्यूमर रिलेशन शुरू हुए थे 1962 में, इसको अपग्रेड कर दिया गया एम्बेसडर लेवल पे 1973 में। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इंडिया के लिए तब इंपॉर्टेंट हो गया जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, उसके बाद से आप देखोगे तो इंडिया साउथ कोरिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। वैसे तो इंडिया ने पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ टू कोरियाज को भी सपोर्ट किया है, लेकिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आगे आने वाले समय में यूनाइट करेंगे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया आज भी पिछड़ा हुआ देश है, भूखा है, डिक्टेटरशिप है। साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री में कनेक्ट कर चुका है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, डेमोक्रेसी है, तो किसी भी प्रकार का मेल हो जाए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में इसके चांसेस बहुत कम है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस ने अनाउंस किया है $308 मिलियन की एड फॉर अफगानिस्तान। तो एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा $308 मिलियन का अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, तालिबान वहां पे ताकत में आ चुका है, तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यहां पे पैसे भेज रहा है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं उनको, ताकि शेल्टर, हेल्थ केयर, विंटराइजेशन, इमरजेंसी फूड एड, वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके अफगानिस्तान के अंदर। जब से तालिबान ताकत में आया अफगानिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। 80% अफगानिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट का बजट इंटरनेशनल कम्युनिटी से आ रहा है। अब जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट चली गई है, पैसा कट ऑफ हो गया तालिबान की वजह से, तो ना हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, इन सब के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। टीचर्स, डॉक्टर्स, इनकी तनख्वाहें यहां पे नहीं जा पा रही हैं। ओके, यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसने तालिबान को बोला है कि जितने भी एड वर्कर्स हैं, खासकर जो वुमेन है, आप उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने दो, उनके काम करने के तरीके में रोड़ा मत डालो, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोवाइड करो लोगों को। ठीक है, ये जो आप जबरदस्ती में वुमेन को दबा रहे हो, ह्यूमन राइट्स छीन रहे हो, ये सब मत करो। देखो, एक लिमिट के बाद तो तालिबान किसी की बात सुनने वाला है नहीं। यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना होगा कि क्या अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। तो अभी के लिए अगर आप देखो,
तो यूनाइटेड नेशंस का जो 2022 ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान है अफगानिस्तान के लिए, इसको ट्यूसडे को अनवील किया गया है और इसमें यह बताया गया कि 4.4 बिलियन डॉलर्स की अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग चाहिए अफगानिस्तान को। तो देखा जाए तो जब से 20 ईयर वॉर खत्म हुआ, 780 मिलियन डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूएस दे चुका है और जरूरी भी है अफगानिस्तान को देना, क्योंकि अफगानिस्तान के 38 मिलियन लोग, 3 करोड़ 80 लाख लोगों में से 22% लोग ऑलमोस्ट फैमिन की कगार पर रह रहे हैं और 36% एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। इनको अर्जेंट बेसिस पे मदद प्रोवाइड करना जरूरी है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि 1 मिलियन एडिशनल कोविड-19 की वैक्सीन भेजेंगे। ठीक है, इससे पहले भी यूएस 4.3 मिलियन डोजेस भेज चुका है। इंडिया भी बहुत हद तक बहुत सी डोजेस भेज चुका है। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर 50,000 टन आप कह लीजिए वीट सप्लाईज भी इंडिया भेज रहा है। लेट्स सी आगे आने वाले समय में किस हद तक अफगानिस्तान में चेंजेस आते हैं, क्या अफगानिस्तान थोड़ा भी और डेमोक्रेटिक होता है। वैसे तो देखा जाए तो कतर, यूएई, बहरीन, पाकिस्तान और चाइना भी मदद भेज चुके हैं अफगानिस्तान को, यूएसए भी भेज रहा है और इंडिया भी भेज रहा है। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देखें तो नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बाउंड्री है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तजिकिस्तान के एक छोटा सा ये जो वखान कॉरिडोर है, ये जो लैंड बॉर्डर है, ये चाइना के साथ लगता है। पूरा का पूरा ईस्टर्न और साउदर्न जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और वेस्टर्न बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनसे घिरा हुआ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका इतना इंडिया का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इसको कब्जा रखा है, तो हमारा डायरेक्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।